एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी, तेरी बीवी बांझ है, बांझ। हमें अपना वारिस नहीं दे रही है, हमारे घर का चिराग नहीं दे पा रही है। अरे ऐसी औरत को क्या ही करेंगे हम अपने घर पर रखकर। तू क्या सोच रहा है बेटा, क्या हम निर्वंश ही मर जाएं? हमारी भी तो इच्छा है ना कि हम अपने पोते को अपने इन हाथों से खिलाएं। पूरे 5 साल हो चुके हैं तुम दोनों की शादी को, लेकिन अभी तक हमें इस घर का चिराग नहीं मिला है, इस घर का वारिस नहीं मिला है। इसलिए तुझसे कह रहा हूँ, तलाक दे दे तू इसे और दूसरी शादी कर ले। बाबूजी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अनीता मेरी पत्नी है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अनीता को अपने जीते जी कभी तलाक नहीं दूंगा। तलाक नहीं देगा तो जा, निकल जा इस घर से। अरे उस बेटे का क्या ही मतलब है होने का, जो बेटा अपने माँ बाप के इच्छाओं को पूरा न कर सके। और क्या, कोई जरूरत नहीं है हमें तेरी, निकल जा, हम कहते हैं निकल जा इस घर से। बाबूजी, दुनिया में ऐसे कई अनाथ बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप के प्यार की जरूरत है। मैं कहता हूँ अनाथ आश्रम से हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं, जो हमारे इस सोने घर में आ जाएगा और बच्चे को माँ बाप का प्यार भी मिल जाएगा और हमें भी हमारा बच्चा मिल जाएगा। भूल जा बेटा कि तू अनाथ आश्रम का बच्चा गोद लेगा, हम लेने नहीं देंगे। अपना खून अपना ही होता है। अरे अनाथ आश्रम में कैसे कैसे लोगों के बच्चे रहते हैं, तुझे पता है? कोई अच्छा व्यक्ति अनाथ आश्रम में अपना बच्चा अनाथ गोद नहीं देगा। ना जाने कहाँ कहाँ के गंदे खून के बच्चे रहते हैं उधर, ना जाने किसके बच्चे रहते हैं, और तू सोचता है हम ऐसे वैसे लोगों को अपने घर का वारिस बना लेंगे? अपना खून अपना ही होता है, हम नहीं जानते? तो इस लड़की को 1 महीने के अंदर तलाक दे और दूसरी शादी कर ले। हमने तेरे रिश्ते की बात भी कर ली है। क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ पापा? आप इस तरह भैया भाभी को क्यों डांट रहे हैं? क्या बात है, बताइए मुझे। बेटा तू तो जानती है कि कितने साल हो गए हैं इन लोगों की शादी को, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है। अरे हम क्या अपने पोते का मुंह देखेंगे या ऐसे ही मर जाएंगे? तू बता, इन लोगों से बाद में तेरी शादी हुई है, लेकिन तुझे 2 बच्चे हो गए हैं। हाँ बेटा, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि तेरा भाई विजय अपनी पत्नी को तलाक देगा और दूसरी शादी करेगा। मम्मी पापा ये सब क्या बोल रहे हैं आप? भैया भाभी को कितना प्यार करते हैं और भाभी भी भैया को बहुत प्रेम करती हैं। आप इस तरह एक दूसरे को अलग मत करो, ऐसा मत करिए आप। गीता, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता बेटा, तुम चुप करो। अरे हमसे पूछो कि हमारे दिल पर क्या बीतती है। हमें जब हमारे दोस्त अपने पोते पोती को घुमाने के लिए लेकर जाते हैं और हम ऐसे ही रहते हैं तो हमारे दिल पर क्या बीतती है। हमारे भी तो कुछ अरमान है, हमारे भी तो कुछ सपने हैं। क्या हम ऐसे ही निर्वंशी मर जाएं? मैं कुछ नहीं जानती बेटा, तू ज्यादा इन लोगों की तरफदारी मत कर। तू साफ साफ अपने भाई विजय को समझा दे कि वो इसे तलाक देगा और तलाक देने के बाद में हम इसकी दूसरी शादी करवाएंगे। बस इसके अलावा हमें और कोई बात नहीं करनी है। मम्मी पापा बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप भैया भाभी का तलाक ही करवा देंगे। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो गोद लिए हुए बच्चे को अपने घर का वारिस बना रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? बेटा अपना खून अपना ही होता है, इसलिए हमें किसी भी गोद लिए हुए बच्चे को इस घर का वारिस नहीं बनाना है। हम किसी भी अनाथ आश्रम से कोई भी बच्चा गोद नहीं लेने वाले हैं, ये बात समझ लो। हमें अपना खून ही चाहिए बस, हम किसी भी बच्चे को नहीं अपनाएंगे। हमने फैसला ले लिया है तो ले लिया है। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। हम अपने बेटे को तलाक दिलाकर ही रहेंगे, इस लड़की से छुटकारा दिला देंगे। हमें अपने घर का वारिस चाहिए। अब हमारी उम्र हो चुकी है। अरे कितने दिनों का जीवन है, कोई भरोसा है हमारा? अब हम अपने पोते का मुंह नहीं देखेंगे तो भला कब देखेंगे? ठीक है, आपको अपना खून ही चाहिए ना, तो ये लो मेरे बेटे को। मैं अपना बेटा अपने भैया भाभी की गोद में डालती हूँ। मेरे भैया भाभी इस बच्चे के माता पिता कहलाएंगे आज से। ये क्या कह रही है बेटा, तू अपने बच्चे को अपने भैया भाभी के? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता माँ, क्यों नहीं हो सकता बताइए? आप भैया भाभी को बच्चा गोद लेने नहीं दे रही हैं, उनकी तलाक करवाने पर तुली हुई हैं। मैं अपना बच्चा गोद देने के लिए बोल रही हूँ तो आप उसमें भी ऐतराज जता रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है ना। मैं अपनी मर्जी से अपना बच्चा अपने भाई भाभी की गोद में डाल रही हूँ, तो आप लोगों को कौन सा ऐतराज है भला? बेटी बात वो नहीं है, तू दमान बाबू से पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है? कल को ऐसा ना हो कि अपने भाई भाभी का भला करने के चक्कर में तेरा ही बुरा हो जाए। कहो ऐसा ना हो कि तेरे ससुराल वाले तुझे ही भला बुरा सुनाने लगे। हम अपने बेटे के भला करने के लिए तेरे लिए गड्ढा नहीं खोद सकते हैं। मम्मी पापा आप लोग इस सब बात की टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, वो मेरे हर फैसले में मेरे साथ खड़े रहते हैं, इसलिए आप इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। बस आप ये सोचिए कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली है, इतनी संस्कारी, इतनी गुड़ी। अरे किस चीज में कमी छोड़ी है हमारी भाभी ने, ये बताइए। 5 साल हो गए इनकी शादी को, लेकिन आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि ये किसी पराये घर की आई हुई लड़की है। मुझे हमेशा एक बड़ी बहन की तरह प्यार किया है, आप लोगों को एक बेटी बनकर प्यार किया है, सेवा की है, मान सम्मान किया है, और भला क्या चाहिए ये बताइए मुझे। कभी
भाभी के होते हुए माँ रसोई में नहीं गई है, कभी माँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ी है भाभी ने, स्वयं सारे घर की जिम्मेदारी उठाती है भाभी। देखिए मम्मी पापा, यदि आप थोड़ी सी बात के लिए भैया भाभी को अलग करेंगी तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा अपराध है। भगवान इस बात के लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा। भैया भाभी एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह सकते हैं। ठीक है बेटा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम अपने भैया भाभी की गोद में अपना बच्चा दे सकती हो। भैया भाभी, आज से इस बच्चे के माता पिता आप हुए। जीवन में कभी भी इस बच्चे पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा, मैं ये वादा करती हूँ आपको। ये लीजिए भाभी, अपने बच्चे को संभालिए। दीदी, मैं इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकती आपके साथ। मैं एक बच्चे से उसकी माँ को कभी नहीं छीन सकती। अरे भाभी, मैं एक माँ की गोद में इस बच्चे को डाल रही हूँ, वो माँ जो इस बच्चे को मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगी। मैं ये बात जानती हूँ कि आप मेरे बच्चे को बहुत ही ज्यादा प्यार करेंगी, उसे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देंगी कि आप इसकी असली माँ नहीं है। लीजिए भाभी, अपने बच्चे को संभालिए। दीदी, आपकी जगह मेरी सगी बहन भी होती तो शायद वो भी ऐसा न करती। आपका ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी, जीवन भर नहीं भूलूंगी। दीदी, आपने मेरी गृहस्थी उजड़ने से बचा ली, आपने मेरे रिश्ते टूटने से बचा लिए। दीदी, मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। इस बच्चे को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि इस बच्चे को कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि मैं इसकी सही असली माँ नहीं हूँ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। अब बंटी भी स्कूल से आ गया होगा, आप इस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? भगवान गीता जैसी बहन हर भाई को दे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो गीता जैसी बहन मुझे मिली है। माँ, बाबूजी, अब तो आप खुश है ना? अब तो हमारे घर में हमारा वारिस आ गया है, हमारे घर का खून आ गया है, हमारा चिराग आ गया है। अब तो आप तलाक की बात नहीं करेंगे ना? नहीं बेटा, नहीं करवाना है हमें तलाक। तुम खुश रहो बस, यही हमारी दुआ है। भगवान तुम लोगों को बहुत खुश रखे। इस तरह अनीता की ननद अनीता की गोद में अपना बच्चा डाल देती है और अपने घर वापस चली जाती है। दिन दिन बच्चा बढ़ते जाता है और अनीता अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लल्ला लल्ला लोरी की दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना करे तमाशा। मम्मी जी, सॉरी सो गया है क्या? हाँ बेटा, सो गया है। सॉरी, ले जा, इसे अच्छे से उठाकर सुला दे, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। जी मम्मी जी। बच्चे की किलकारियों से सारा घर गूंज उठा है, सारे घर में रौनक आ गई है। हे भगवान, हमारे घर में ऐसे ही खुशियां बनाए रखना। मैगी खाना मम्मा, मैगी। हाँ हाँ बेटा, अभी तेरे लिए मैगी बनाकर लाती हूँ। जब तक जा अपनी दादी के पास में बैठना, तेरी बुआ भी आती होंगी, बुआ के लिए भी मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है। अरे अनीता, जल्दी से मेरा भी टिफिन दे दो, मुझे भी दुकान के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ जी, वो क्या है ना, आज दीदी और जीजा जी आने वाले हैं, बस उन्हीं की तैयारियों में लगी थी, इसलिए थोड़ा देर हो गई है। ठीक है, जब तक मैं तैयार होता हूँ तुम बनाकर सामने लाओ। चलो जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। पहले इन लोगों का काम करके दे देती हूँ, उसके बाद दीदी और जीजा जी के लिए अच्छे से पकवान बना लेती हूँ। मम्मी मम्मी, मुझे दो ना पहले नाश्ता, मैं नाश्ता करूँगा, मुझे ढोकले बहुत पसंद है, मुझे दो ना। सॉरी बेटा, ये आपके बुआ जी और फूफा जी के लिए है, आपके बुआ जी को खा लेने दीजिए, मैं आपके लिए दूसरा बना देती हूँ। भाभी, बच्चा परेशान कर रहा है, उसे दे दीजिए पहले। अरे दीदी, ये तो करते ही रहता है, आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, मैं दूसरा बनाकर दे देती हूँ, आप लोग खाइए। मम्मी, बुआ के आते ही आप मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करने लगती हैं? देखता हूँ मैं आपको, आप बुआ को ही हर चीज देती हैं, मुझे नहीं देती हैं। अरे बेटा, बुआ जी इस घर की मेहमान है, वो हमारे घर में कभी कभी आती है, आप तो इसी घर में रहते हो ना। अब बुआ जी अभी चली जाएंगी, इसलिए मैंने आपको नहीं दिया। चलो मैं आपको बना कर देती हूँ, नहीं खाना है मुझे, बुआ को ही खिला दीजिए आप। सॉरी बेटा, सॉरी। गीता, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सौर्या अभी बच्चा है, उसके बातों पर ध्यान मत दो। मैं जानता हूँ उसने जो बोला है उससे तुम्हें हर्ट हुआ है, क्योंकि वो थोड़ी ना जानता है कि तुम इसकी माँ हो, तुम जानती हो कि वो तुम्हारा बेटा है। हाँ बेटा, वो बच्चा है, उसकी बात पर ध्यान मत दे तू बस खा। सौर्य बहुत ही ज्यादा लाडला है ना बेटा, इसलिए थोड़ा जिद्दी हो गया है, उसके मन का काम नहीं होता तो वो ऐसे ही चिढ़ने लगता है। तू ज्यादा चिंता मत कर बेटा, जैसे जैसे सौर्य बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसे चीजें समझ में आने लगी हैं। जैसे ही मैं इस घर में आती हूँ तो भाभी मेरे साथ बैठ जाती हैं, मुझसे बातें करने लगती हैं, मुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती हैं, तो ये बात सौर्य को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। माँ, वो ऐसा क्यों हो रहा है? माँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है सब देखकर। अरे बेटा, वो बच्चा है, मैंने कहा ना, उसे बहू बहुत प्यार करती है तो वो नहीं चाहता कि उसका प्यार कोई भी बांटे, वो अपनी माँ को सिर्फ अपने पास देखना चाहता है। बहुत नाजुक दिल का बच्चा है, वो जल्दी से चीजों को दिल में ले लेता है, तो उसकी बातों को इतना ज्यादा दिल से मत लगा। ये सब छोड़, हमारा बड़ा नाती कैसा है? उसे देखे हुए बहुत दिन हो गया है। अरे माँ, अभी वो अपने दादा दादी के साथ तीर्थ यात्रा पर गया है, उसके दादा दादी गंगा सागर गए हैं तो वो वहीं पर गया है। जैसे ही वहाँ से आएगा मैं उसे यहाँ पहुँचा दूंगी आपसे मिलने के लिए। हाँ हाँ बेटा, समझी समधन जी बढ़िया घूमते हैं तीर्थ यात्रा में, अपने साथ साथ रौनक को भी घुमा लेते हैं। अच्छा है,
अब तुम लोग तो ऑफिस के कारण कहीं जा नहीं पाते हो। हाँ हाँ मम्मी, दोनों का ऑफिस रहता है, आपको तो पता है, इस कारण हम लोग कहीं ज्यादा जा नहीं सकते हैं। ठीक है भैया भाभी, माँ पापा, अब हम लोग जाते हैं। ठीक है बुआ जी, जाओ जाओ, अब आपका भी मत आना इस घर में। सॉरी, ये क्या बोल रहे हो बेटा, ये आपकी बुआ है? अरे बेटा क्यों बच्चे को डांट रही हो, बच्चा है, उसे समझ में आता है क्या? हमारी बेटी गीता सब समझती है। ठीक है भाभी, अब हम लोग चलते हैं। सॉरी, ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो आपकी बुआ जी है ना। ऐसा क्यों बोलते हो आप? आपको उनका यहाँ आना पसंद नहीं है क्या? नो, नहीं है पसंद मुझे। बहू, तो उसकी बातों को दिल से क्यों लेती है बेटा? वो बच्चा है, 4 साल का बच्चा है वो, इतने छोटे बच्चे को क्या ही समझ में आता है? तो क्यों उसकी बात को दिल से लगा लेती है? मम्मी जी, बचपन से ही इसके दिल में इस टाइप की बातें यदि आ रही हैं तो ये गलत बात है ना। ये क्यों सोचता है अपनी बुआ के बारे में ऐसा? दीदी के दिल पर क्या बीतती होगी, बताइए आप। अरे बेटा वो कुछ नहीं सोचती, वो समझदार है, तू टेंशन मत ले। चल अब अंदर चल। जीजी के लिए मुझे बहुत दुख लगता है, उनका अपना बेटा, अपना खून, उनके लिए ऐसी बातें करता है। छोटा सा तो है, लेकिन कैसी नफरत भरी बातें करता है। जब मुझे सुनकर इतना दुख हो रहा है तो दीदी के दिल पर क्या बीतती होगी। उनका तो बेटा है, उनका तो खून है, पता नहीं क्यों ये बच्चा क्यों इतना चिढ़ता है। ऐसा क्या करूं मैं जिससे ये बच्चा अपनी बुआ को बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे। ये बच्चा समझता ही नहीं है। अनीता अपनी नंद को बहुत प्यार करती थी, उसे बहुत मान सम्मान देती थी। जब भी वो आती थी 100 काम छोड़कर अनीता पहले उसकी खातिरदारी करने में लग जाती थी। बस यही बात उसके बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो ये सोचता था कि मेरी माँ यहाँ काम करती है और मेरी बुआ आती है तो बस बैठी ही रहती है। इसी बात से उसे चिढ़ होती थी। वो अपनी बुआ से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। बढ़ते हुए समय के साथ बच्चा भी बड़ा होने लगता है। धीरे धीरे करके बच्चा 25 साल का हो जाता है। अनीता के सास ससुर के देहांत के बाद में अनीता हर बात अपनी ननद से पूछकर ही करती थी। वो अपनी ननद को बहुत सम्मान देती थी। बस इसी बात का गुस्सा सौर को हमेशा ही बना रहता था, जिसके लिए वो बड़े होते तक उनसे चिढ़ता ही था। सॉरी बेटा, बुआ जी और फूफा जी को फोन कर देते हैं, वो भी आ जाएंगे। तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, उन्हें भी ले चलते हैं। ओहो मम्मी पापा, आप दोनों हो ना, इतना ही काफी है। अरे हर बात में बुआ जी और फूफा जी को बीच में लाना जरूरी है क्या? कभी तो कुछ फैसले अपने मन से भी ले लिया करो। देखो सॉरी बेटा, दादा दादी का देहांत हो गया है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी ननद को, इस घर की बेटी को बराबर मान सम्मान दें। वो इस घर की बेटी है। अरे हम लोग नहीं पूछेंगे तो और कौन पूछेगा उन्हें? मायके के नाम पर हम ही लोग तो हैं। वो सब ठीक है मम्मी, बहुत बुलाओ, खिलाओ पिलाओ सब करो उनको, लेकिन मेरे जिंदगी के इतने बड़े फैसले में उन्हें क्यों आगे कर रही हो आप? ये फैसला तो मुझे लेना है ना कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं, और लड़की कैसी होनी चाहिए। वो सब ठीक है सॉरी, लेकिन वो तुम्हारे बुआ फूफा जी हैं, उन्हें भी ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कल को कहने को होगा। ठीक है, अब आप जब बोल ही रहे हैं तो बुला लीजिए उन्हें। वैसे भी मेरी चलती कहाँ है इस घर में, मैं जब जब मना करूँगा तब तब आप उन्हें बुलाते हैं। मेरी पूछताछ तो इस घर में कोई करता ही नहीं है। बस जब भी कोई डिसीजन लेना है बुआ जी से पूछ लो, जब भी कोई बात करनी है बुआ जी से पूछ लेते हैं, जब भी कोई फंक्शन होता बुआ जी को बुला लो, जब भी कहीं जाना है बुआ जी को बुला लो। यही सब तो चलते आ रहा है। बुआ जी और बुआ जी के बच्चे, बस उनका ही महत्व है लगता है इस घर में, बाकी सब तो इस घर में देखने के लिए हैं। बता दो उन्हें फ़ोन करके कि 12 बजे तक आ जाएंगे, 1 बजे हमें लड़की वालों के घर पहुंचना है। मैंने रितु के परिवार वालों से बात कर ली है, उन्होंने बोला है कि समय का ध्यान रखेंगे क्योंकि उनके पापा ऑफिस जाएंगे उसके बाद। ये लड़का कैसा होता है जी, क्यों नहीं समझता है हमारी बातों को? ठीक है, मैं जीजी को फोन लगा देती हूँ, जीजी भी आ जाएंगे। जीजी अब रिश्ता तो पक्का हो गया है, अब हमें जल्दी से जल्द शादी की सारी तैयारियों में भिड़ना पड़ेगा। हाँ भाभी, सॉरी की शादी के दिन बचे ही कितने हैं, 1 महीना ही बचा है। अब हमें सारा काम फटाफट फटाफट करना पड़ेगा। कितना धूमधाम रहेगी ना हमारे घर में। कब से अरमान था मेरा सॉरी की शादी देखूं। बड़े बेटे की शादी तो हो ही गई, अब आपके छोटे बेटे की शादी भी होनी बाकी है। वैसे दीदी कब आ रहे हैं अशोक और मीना? अरे भाभी, अब मेरे बहू बेटों की क्या ही बताऊं, आपको तो पता है कि बाहर नौकरी करते हैं तो वही त्योहार पावन में आना होता है, वरना किसी खास फंक्शन में आना होगा। अब सॉरी की शादी में ही आ पाएंगे दोनों लगता है। हाँ हाँ सही बात है, नौकरी ड्यूटी वालों को कहाँ इतनी फुर्सत रहती है। जीजी जीजी नंदोई जी की तबीयत कैसी है? आप बता रही थी कि उन्हें कल से बहुत ही ज्यादा खांसी चल रही है। भाभी डॉक्टर को घर पर ही बुलवा दिया था मैंने, डॉक्टर ने तो दवाई गोली दे दी है। उन्हें थोड़ा सा कफ जमा है सीने में, इस कारण से थोड़ी खांसी ज्यादा चल रही है उन्हें। अच्छा हाँ, अब इस उम्र में तो एक से
बीमारियां लगी रहती हैं शरीर में, बस गोली दवाइयों के भरोसे जीवन चलता है। जी जी, जैसे ही नंदोई जी की तबीयत ठीक होती है हम लोग मार्केट जाकर खरीदी कर ले आएंगे। थोड़े से जेवरात भी खरीदने हैं और थोड़े बहुत कपड़े भी खरीदने हैं, बाकी सब तो सौरे कर ही लेगा। बाकी जो खास खास चीज है जो हमें ही पता है वो सामान तो हमें लेकर आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ भाभी। मम्मी आप तो हो ना, बुआ को परेशान करने की क्या जरूरत है भला। वैसे भी फूफा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, इसलिए क्यों उन्हें बार बार यहाँ बुलवाते हो। बेचारी कितनी ज्यादा परेशान हो जाती है आने जाने में। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं भला क्यों परेशान होंगी। तू मेरा भतीजा है, अब भतीजे की शादी है तो थोड़ी परेशानी तो बनती ही है। कई सालों से जिसका इंतजार था आज वो घड़ी आ गई है। ठीक है भाभी, तो अब मैं जाती हूँ क्योंकि अब इन्हें भी दवाई गोली देने का समय हो गया है। जाकर दलिया बनाऊंगी फिर इन्हें दवाई गोली भी दे दूंगी। मैं तो कहती हूँ जीजी नंदोई जी को यहीं ले आओ और यहीं रहो थोड़े दिनों के लिए, आपकी सेवा भी हो जाएगी। अकेले अकेले भाग दौड़ करती हैं, यहाँ रहेंगी तो मैं उन्हें अच्छा अच्छा बनाकर खिलाऊंगी, थोड़ा आपको भी आराम मिलेगा। अरे नहीं नहीं भाभी, किसके भरोसे घर छोड़ूंगी, आजकल का जमाना ठीक नहीं है, आप तो सब कुछ जानती हैं। ठीक है भाभी, तो मैं चलती हूँ। सॉरी के पापा, जीजी को बता दिया मैंने, वो कल आ जाएंगी। हम दोनों जाकर कल मार्केट से कुछ खरीदी करके लाएंगे क्योंकि 1 महीना ही बचा है, मुश्किल से कैसे समय निकलेगा सो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है अनीता, दे दूंगा मैं तुम्हें कल पैसे। बहू के लिए जो जेवर लाने हैं वो भी ले आना और खास खास कपड़े लेकर आ जाना, और बाकी जो सामान बचेगा वो लिस्ट बनाकर दे देना। अरे क्यों बुआ जी को हर समय बीच में लाती हैं आप। आपको जब पता है कि मुझे उनका इन्वॉल्व होना ज्यादा पसंद नहीं है, फिर भी आप मेरे ना चाहते हुए भी बुआ जी को इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों कर रही हैं मेरी शादी में। सॉरी, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, तुम बार बार अपनी बुआ के प्रति ऐसी बातें मत किया करो। वो इस घर की बेटी है, तुम्हारी इकलौती बुआ है। अरे तुम ऐसी बात क्यों करती हो, तुम्हें कभी कुछ बोलती हैं क्या वो, क्या तुमसे कुछ मांगती हैं, क्या हमसे कुछ मांगती हैं। अपने बुआ के प्रति इतनी नफरत रख रहे हो, ये ठीक नहीं है बेटा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारी ये आदत। जब आज तुम उन्हें नहीं पूछ रहे हो तो कल को क्या भरोसा कि तुम उन्हें पूछो। अरे मायके के नाम पर भाई भतीजे ही बचे हैं, जब भाई भतीजे ही उन्हें पूछेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे बेचारी, क्या बीतती है उनके दिल पर। जब तुम उनके सामने इस तरह की बात करते हो, क्यों करते हो, वो ऐसा क्या करती हैं तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। तुम्हारी खुशी में खुश हो जाती हैं, तुम्हारे दुख में दुखी हो जाती हैं, इतना प्यार करती हैं, तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करती हैं, फिर भी तुम्हारी ये सब हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम्हें लास्ट बार समझा रही हूँ कि तुम अपने बुआ जी के साथ ढंग से पेश आया करो। वो आती हैं तो कम से कम हंसकर 4 बातें कर लिया करो। क्या जाता है तुम्हारा, कौन सा तुमसे धन माया मांग रही है तुम्हारी बुआ जी। मुझे तुम्हारी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी दिन ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आदत तुम्हें बहुत ही ज्यादा पछताने पर मजबूर कर दे। सॉरी, अपनी माँ की बातें पूरी सुने बिना यहाँ से जाना मत। आज तुम्हें अपनी माँ की सारी बात समझनी पड़ेगी। तुम ऐसा जो सोच रखे हो अपनी बुआ के लिए वो ठीक नहीं है। अभी हम जिंदा हैं अपनी बहन के लिए, इसलिए हमारे जीते जी हम अपनी बहन को कभी नहीं छोड़ सकते। वो इस घर की बेटी है, इस घर की शान है। वो हमारी बहन हमारे घर के लिए क्या है ये हम जानते हैं। उसने हमारी उजड़ी हुई गृहस्थी को बसाया है। कहना क्या चाहते हैं पापा आप। अरे बेटा, तुम्हारे पापा का कहने का मतलब बस यही है कि अपनी बुआ का मान सम्मान करो, उन्हें इज्जत दो, उनसे 2 बातें प्रेम से बोल लो, बस और कुछ नहीं चाहते हम लोग। और हाँ, शादी में किसी प्रकार का बखेड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेम से बात करना अपनी बुआ से। समय बीतता है और सॉरी की शादी रितु के साथ हो जाती है। अब रितु को आए हुए इस घर में 1 महीना हो गया था। सॉरी के पापा, सॉरी के पापा, सॉरी के पापा, अभी अभी जीजी का फोन आया था, वो बता रही हैं कि नंदोई जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये क्या बोल रही हो तुम अनीता। जल्दी चलिए, जीजी को हमारी बहुत जरूरत है, बेचारी ना जाने कैसे हाल में होंगी। चलिए आप, जल्दी चलिए। सॉरी बेटा, फट से गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो जल्दी, हमें जीजी के पास जाना है। हाँ हाँ पापा चलिए। बेटा बड़ा बुरा हुआ जीजी के साथ, अभी तो नंदोई जी की इतनी उम्र भी नहीं थी जाने लायक। भगवान ने उन्हें कैसे इस तरह अचानक से ले जा लिया, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ तो बीमारी ने उन्हें परेशान कर दिया बेटा, बहुत ही ज्यादा बीमार रहते थे अभी अभी नंदोई जी। मम्मी जी, बीमारी ही तो इंसान को खा जाती है, अब क्या ही करोगे। जिसका जीवन जितने दिनों का था उतने दिन तक जी गया, अब इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मम्मी जी, अब बुआ जी तो जेठ जी और जेठानी जी के साथ शहर चली जाएंगी लगता है, अब यहाँ रहकर भी क्या करेंगी, अकेले कब तक रहेंगी इस तरह। हाँ हाँ बेटा, अब तो अपने बहू बेटे के पास ही जाएंगी वो। पहले नंदोई जी थे तो एक दूसरे के सहारे दोनों रह जाते थे, अब तो जीजी एकदम ही अकेले पड़ जाएंगी। अब हम भी जाएंगे तो रोज रोज कहाँ चले जाएंगे, और जीजी भी यहाँ नहीं रहने को देखती हैं, इसलिए अब मम्मी जी यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर रहती हैं बुआ जी, तो उनका आना या हमारा जाना भी जल्दी से पॉसिबल नहीं हो पाता है। हफ्ता 15 दिन में एक बार जाना आना हो भी सकता है, लेकिन रोज रोज कोई नहीं आ जा सकता, इसलिए सही तो यही है कि बुआ जी अपने बहू बेटे के पास ही रहें अब।
हाँ हाँ बेटा। जीजी, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था सो हो गया। अब आपका और नंदोई जी का साथ इतने दिनों का ही रहा होगा, क्या ही कर सकती हो आप भी। आपने तो सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी, दवाई गोली हर चीज तो करती थी आप भी। भाभी, अब ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। इनके जाने के बाद मैं एकदम ही अकेली हो गई हूँ। ऐसा लगता है कि भगवान मुझे इनके साथ ले जा लेता तो बढ़िया रहता। नहीं नहीं जीजी, ऐसा मत बोलिए। जीजी, आप ये बताइए, अपने बहू बेटे के साथ क्यों नहीं गई आप शहर? यहाँ अकेले क्या ही करेंगी आप? भाभी, जाती जब वो मुझे अपने साथ ले जाते, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने ही बोला कि बेटा अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, तो दोनों ने साफ साफ मना कर दिया। बोल दिया कहाँ शहर में आपको ले जाकर रखेंगे, इतनी महंगाई है, घर भी छोटा सा है, बच्चों की पढ़ाई अलग है, घर के खर्चे अलग हैं, ऊपर से फिर आपका खर्चा हमसे मैनेज नहीं हो पाएगा। दोनों ने साफ साफ मना कर दिया। क्या बात कर रही हैं जीजी, ऐसा बोला उन्होंने? हाँ बेटा, अशोक और रितु का कहना यही था कि हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते, यही रहो जब तक आपका जीवन है। अब बचा ही कितने दिनों का जीवन है, ऐसा बोल रहे थे दोनों। अब क्या ही थोड़े दिनों के लिए आपको शहर ले जाना, ऐसा बोलकर मुझे चुप करा दिया। अब इसके बाद मैं क्या बोल सकती थी, तुम ही बताओ। ये तो बहुत गलत किया जीजी दोनों ने, मुझे उनकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जीजी, अब नहीं ले जाना चाहते और जबरदस्ती भी जाओगे तो उसमें भी आपका अपमान है, और उसके बाद में आप पर अत्याचार करेंगे सो अलग। आजकल के बहू बेटे जरा अलग किस्म के हो गए हैं, देखते नहीं हो क्या आप? अब आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे घर पर। नहीं नहीं भाभी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, क्योंकि सौरभ भी मुझे कुछ खास पसंद करता नहीं है। आप तो सब जानते हो, अब मेरा जीवन है ही कितने दिनों का, इतने कट गया है, इतना और काट ही लूंगी। नहीं जीजी, आप अपना सामान पैक करिए, आप हमारे साथ ही चल रही हैं। सौरी का घर नहीं है वो, ना ही सौरी ने बनवाया है, वो आपके माता पिता का और हमारे सास ससुर का घर है, उस पर हमारा अधिकार है और आपका। इस तरह अनीता जी जिद करके अपनी ननद को अपने साथ घर ले आती हैं। अरे उनके बहू बेटे उन्हें नहीं ले गए तो आप उन्हें यहाँ लेकर आ गई हैं। हद करती हैं मम्मी आप भी, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी करना। उनके बहू बेटे नहीं ले गए तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमारे सर पर क्यों लाकर उन्हें मर दिया आपने? माँ बाप की सेवा करने का कर्तव्य बहू बेटे का होता है, ना कि भाई के बहू बेटे का। अरे मैं उनका भतीजा हूँ, मुझसे अपनी सेवा करवाएंगी, मैं क्यों करूंगा? उनका भी तो बेटा है, वो अकेले रहकर शहर में मौज मस्ती करेंगे दोनों, और यहाँ हमारे सर पर लाकर आप जिम्मेदारी मढ़ रही हैं। सॉरी, जरा होश आवाज में बात करो कि तुम बोल क्या रहे हो। उनके बहू बेटे नहीं ले गए तो ना ले जाएं, हम तो हैं उनके अपने, क्या हम भी उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? वो इस घर की बेटी है, एक नहीं 1000 बार तुम्हें बोला है हमने, इस घर में उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा तुम्हारा है। समझ में आई ना तुम्हें? वो अपने माता पिता की संतान है, इकलौती बेटी है वो अपने माता पिता की, इसलिए इस घर में उनका भी पूरा पूरा अधिकार है। मम्मी जी सही ही तो बोल रहे हैं, गलत ही क्या बोल रही हैं जो आप इस तरह की बात कर रही हैं, इन पर भड़क रही हैं। अरे अपने बहू बेटों को आजादी से जीने दे रही हैं और हमें यहाँ अपनी सेवा में लगा कर रखेंगी। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि मैं बुआ जी को बिल्कुल भी सेवा नहीं कर पाऊंगी। आप लोगों की सेवा करने का अधिकार है मेरा, कर्तव्य है मेरा, फर्ज है मेरा, लेकिन इनकी सेवा करने का कोई फर्ज नहीं है मेरा। ये मेरी बुआ सास है, अपने बहू बेटों को आजादी से रखने देंगी और हमें कोलू का बेल बनाकर रखेंगी। बस करो बेटा, ये क्या बोले जा रहे हो तुम दोनों? पापा ये सही बोल रही है, गलत क्या बोल रही है? उनके बहू बेटों का फर्ज है, हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप बुआ जी को उनके घर छोड़कर आ जाइए। बेटा तू सही बोल रहा है कि माँ बाप की सेवा करने का कर्तव्य बहू बेटे का होता है, तो अपनी माँ की सेवा नहीं करेगा तू? ये तेरी बुआ नहीं, तेरी माँ है। माँ है? ये क्या बोल रही हैं मम्मी आप? ये तो मेरी बुआ है, कहाँ से माँ हुई? नहीं नहीं भाभी, शांत रहिए, कुछ मत बताइए इसे। नहीं दीदी, मुझे आज सब कुछ सच बताने दीजिए इसे, बहुत हो गया, इतने सालों से सब कुछ सुनते आ रही हूँ, अब नहीं सुनूंगी अब, क्योंकि बात यहाँ आपके आत्मसम्मान पर आ गई है। क्या बात है मम्मी, बताइए खुलकर। बेटा ये तुम्हारी बुआ नहीं है, ये तुम्हारी सगी माँ है, मैं तुम्हारी मामी लगूंगी। ये क्या बोल रही हैं मम्मी आप? अच्छे से बताइए। बात दरअसल ऐसी है बेटा कि मुझे शादी के कई सालों बाद तक बच्चे नहीं हो रहे थे। तुम्हारे दादा दादी का कहना था कि उन्हें इस घर का वारिस चाहिए, इस घर का चिराग चाहिए। हम लोगों ने बच्चा गोद लेने की भी कोशिश की, लेकिन तुम्हारे दादा दादी ने किसी दूसरे बच्चे को गोद नहीं लेने दिया और बोलने लगे कि तुम तलाक लो, हम दूसरी शादी करवाएंगे हमारे बेटे की। जब तुम्हारी बुआ आई और ये सब सुनी तो उन्होंने तुम्हें हमारी गोद में डाल दिया और तुम्हारे पापा और मेरा रिश्ता टूटने से बच गया। इनका ये एहसान मैं जीवन भर नहीं उतार पाऊंगी बेटा, बस इसलिए मैं जीजी की
बहुत ही ज्यादा फिक्र करती हूँ, इसलिए मैं जीजी के आगे आगे होकर उनकी सेवा जाप्ता करती हूँ, क्योंकि आज यदि मैं तुम्हारे पापा के साथ हूँ तो सिर्फ और सिर्फ जीजी की बदौलत हूँ। माँ, आप मेरी माँ हैं, आप मेरी माँ हैं। इतने सालों तक ये बात आपने छुपा कर क्यों रखी? मैं तो बुआ को कितने बार अपमानित किया हूँ, कितने बार अपशब्द बोले हैं। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि आप मुझे छोड़कर बुआ की देखभाल करने में लग जाती थी। मेरे पसंद की चीज़ ना बनाकर बुआ के पसंद की चीज़ बनाने लग जाती थी। ये कारण है मम्मी, मैं जान ही नहीं पाया कि आप इतनी बुआ को इतनी देखभाल क्यों करती हैं, उन्हें इतना प्यार क्यों करती हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बुआ, जानबूझकर मैंने आपका इतनी बार दिल दुखाया है, शायद उसके लिए भगवान मुझे माफ़ करे या ना करे, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिए ना बुआ, माफ़ कर दीजिए ना। आज से अब हम आपको बुआ माँ बोलेंगे। आज से अब आप हमारे साथ ही रहेंगे, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। हमें माफ कर दीजिए बुआ माँ, हमारे द्वारा आपको बहुत कुछ कहा गया है, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अनजाने में की हुई गलती गलती नहीं कहलाती। इस तरह सौर अपनी बुआ माँ को बहुत प्यार करता है। दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी बुआ माँ की बहुत सेवा करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।